हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का 19th चैप्टर जो कि है पोस्ट वॉर वर्ल्ड एंड इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पर कितने अलग अलग इफेक्ट्स पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस लेसन के सारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक हमारा है आफ्टरमैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ। नेक्स्ट टॉपिक है द टू कैंप्स एंड द कोल्ड वॉर जो कि 1945 से 1991 तक का है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि NAM। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ऑन द मिडिल ईस्ट, जहां पर हम जानेंगे कैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट टॉपिक है पीस मूवमेंट्स, कोलैप्स ऑफ द USSR एंड द एंड ऑफ अ कोल्ड वॉर। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे USSR के कोलैप्स और रशिया के बिल्ड होने के बाद एक कोल्ड वॉर की एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। और लास्ट टॉपिक है इंडियाज रिलेशनशिप विथ। यहाँ पर हम जानेंगे इंडिया की रिलेशनशिप कैसी है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो कि है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और लास्टली श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है आफ्टरमैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पर हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री पर इसका कैसा असर पड़ा था। तो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ वर्स्ट हिट कंट्रीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का हर अलग अलग कंट्री पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ा था। और अगर हम यहाँ वर्स्ट हिट कंट्रीज यानी कि जिन पर सबसे बुरा असर पड़ा था उनकी बात करते हैं तो इसमें आते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज और USSR, पोलैंड और यूगोस्लेविया जैसी कंट्रीज, जिन्होंने इस वर्ल्ड वॉर के चलते अपनी 20% ऑफ पॉपुलेशन को गंवा दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनके मैसिव स्केल पर इनकी कई सारी सिटीज़, फैक्ट्रीज और विलेजेस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अगर हम रफली एग्जाम्पल के लिए अगर हम USSR को यहाँ पर लेते हैं तो इस वॉर के चलते USSR के 1700 टाउन्स, 31,000 फैक्ट्रीज और ओवर 70,000 विलेजेस टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों के डिस्ट्रक्शन होने के बाद इन पर काफ़ी बुरा इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ा था। यूरोपियन नेशंस को सीवियर इकोनॉमिक लॉस और डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पर USA की सिचुएशन की बात करते हैं तो USA को काफ़ी लेस इफेक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर का कंपेयर टू यूरोपियन नेशंस। एक तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर USA के लिए एक प्रॉफिटेबल वर्ल्ड वॉर रहा, क्योंकि यहाँ पर USA ऑलरेडी ग्रेट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से इनके जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैं, यहाँ पर इनके पास एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस वॉर के चलते इनके जितने भी ये सेक्टर्स हैं उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होने लगी, जिसकी वजह से इनके नेशन को इस वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की एक तरीके से ग्रेट डिप्रेशन से उभरने के लिए। और मार्च 1945 में USA के प्रेसिडेंट ने खुद भी कहा कि ये लोग अब वर्ल्ड वॉर से इमर्ज होने के बाद वन ऑफ द पावरफुल नेशन बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड का। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि 1945 तक USA एक मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका था पूरी वर्ल्ड का। अब क्योंकि इन लोगों की लैंड पर वॉर हुआ ही नहीं था तो इसीलिए लोगों को डिस्ट्रक्शन भी फेस करना नहीं पड़ रहा था, उल्टा इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिल चुकी थी, तो इसीलिए इन लोगों को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा भी नहीं वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल चेंजेस भी हुए, जिनमें से सबसे पहला चेंज यहाँ पर था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे कि ये वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था पीस, फ्रीडम वगैरह को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि नाजी पार्टी के आइडियाज़ जैसे कि यहाँ पर नाजी पार्टी के आइडियाज़ जैसे डिक्टेटरशिप वगैरह को क्रिटिसाइज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। इंपीरियलिज्म और डिक्टेटरशिप को लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में भी फैल जाए, तो इसीलिए ये वॉर लड़ा जा रहा था। तो इसीलिए पीस को और वर्ल्ड के सारे डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया डीकोलोनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर दो कंट्रीज़ यहाँ पर जो भी कॉलोनाइजर्स थी, जैसे जो कि है फ्रांस और ब्रिटेन, इनकी कई कंट्री वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इनकी कई सारी कॉलोनीज थी। तो अब वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों ही कंट्रीज़ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। और उस टाइम पर जो दो पावरफुल कंट्रीज़ थी जो कि है USA और USSR, ये दोनों कंट्रीज़ नहीं चाहती थी कि ये कॉलोनाइजेशन आगे भी चले। USA ये चाहता था कि ये जितनी
जितनी भी सारी कॉलोनीज़ हैं इन्हें अपना खुद का फ्रीडम मिले और इन्हें भी फेयर चांस मिले ट्रेड वगैरह करने का। और यूएसएसआर भी यहाँ पर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को प्रमोट करती थी। तो इन दोनों पावरफुल कंट्रीज से इन कॉलोनाइजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिल रहा था उन्हें फ्री करने का। तो इस प्रेशर के चलते रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर उन ईयर्स में काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को उनकी इंडिपेंडेंस भी मिल गई। थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पर था कोल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे वर्ल्ड दो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बीच में बढ़ चुका था। सबसे पहली आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, जिसे कि लीड कर रहा था यूएसए, यानी कि यूएसए कैपिटलिज्म को मानने लगा था। नेक्स्ट आइडियोलॉजी थी यहाँ पर यूएसएसआर की, जो कि है कम्युनिज्म। अब जो जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ यहाँ पर थी उनके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर बना हुआ रहता था हमेशा कि वो इन दोनों में से किसकी साइड चूज़ करना चाहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में कई सारी कंट्रीज़ इन दोनों पावरफुल कंट्रीज़ का फ़ायदा भी उठा लेती थी, जहाँ पर ये कंट्रीज़ दोनों कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाती थी। इस पीरियड ने यहाँ पर वर्ल्ड के सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर को भी शेप किया है, जहाँ पर जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे इन आइडियोलॉजीज़ के बटे हुए वर्ल्ड के अंदर अपने चैलेंजेस को नेविगेट कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ। यूएन के अगर हम यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी वहाँ पर पावरफुल अलाइड कंट्रीज थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर यूएन का चार्टर यानी कि रिटन ग्रांट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। अब यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे में दो मेन गोल्स थे। सबसे पहला गोल ये था कि सारे वर्ल्ड के पीस को प्रमोट करना और जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं उन्हें प्रिवेंट करना। सेकेंड मेन गोल यहाँ पर ये था कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना और हंगर और पावर्टी का रिडक्शन, उसे रिड्यूस करना। यूएन हमेशा से ही अलग अलग नेशंस की उनके इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करता आया है। तो यूएन कभी भी किसी भी नेशन के पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सकता तब तक जब तक वहाँ पर सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो रहा हो, जो कि वर्ल्ड पीस के लिए खतरा हो जाए। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 1945 में जब यूएन स्टार्ट हुआ था तो जब सिर्फ 51 मेंबर्स यानी कि 51 कंट्रीज ही इनकी मेंबर थी। तो नेक्स्ट अगर हम 2016 आते आते यहाँ पर इनके मेंबर 193 कंट्रीज इनकी मेंबर बन चुके थे। अब जैसे ये सब हुआ डीकोलोनाइजेशन के बाद, यानी कि जितनी भी सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने कोलोनाइजेशन के हटने के बाद इन्हें ज्वाइन किया। अब अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करते हैं तो यूएन के पास 6 मेन ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन यहाँ पर स्पेसिफिक वर्क करता है, यानी कि हर ऑर्गन के पास अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, जैसे कि पीस को मेंटेन करना और एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करना, जस्टिस के लिए फाइट करना, पावर्टी के लिए फाइट करना, एक्सेट्रा। यूएन के की ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है और सारे इंटरनेशनल क्राइम्स को हैंडल करता है। सेकंड यहाँ पर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनीवा में है और सारे ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पर ये काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनेस्को, जो कि पेरिस में है और वर्ल्ड के सारे एजुकेशन, साइंस और कल्चरल जितने भी चीज़ें हैं ये उन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करता है। लास्टली यहाँ पर है यूनिसेफ, जो कि न्यूयॉर्क में है और सारे वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन की ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। अब हम अगर की बॉडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले है जनरल असेंबलीज। जनरल असेंबलीज एक मेन फोरम है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पर गैदर होकर ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वो है जो कि डिसीजंस यहाँ पर बनाती है, वॉर और पीस के बीच वाले डिसीजंस सिक्योरिटी काउंसिल से ही बनते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स ऑब्वियसली हैं चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं तो इसीलिए इनके पास एक स्पेशल पावर है, वो स्पेशल पावर है वेटो। इस स्पेशल पावर के यूज़ से अब ये लोग किसी भी डिसीजन को यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर कोई भी डिसीजन यहाँ पर इनके फेवर में नहीं आया तो वो लोग आसानी से स्पेशल पावर को यूज़ करके उस डिसीजन को रोक सकते हैं और इस डिस्कशन को भी बीच से एंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग उसके कई बार इन लोगों ने उसका अलग गलत इस्तेमाल भी करने की कोशिश की है।
जहां पर पावरफुल कंट्रीज अपनी स्पेशल पावर जैसे कि वेटो का मिसयूज कर रही थी अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, वहीं पर यहाँ पर यूएन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी कल्चरल प्रिजर्वेशन और जितने भी यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है। तो इन यूएन के इस काम से वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज सेटिस्फाइड थी। यूएन अपने खुद की लिमिटेशंस होते हुए भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर रहा था, जिसके अंडर कंट्रीज कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उन्हें अपनी लिमिट्स में रहकर उन लोगों को भी पीस को प्रमोट करना पड़ रहा था। तो बस ये टॉपिक और आज की वीडियो दोनों ही यहाँ पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप सबसे इस लेसन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।